हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपिका सिंगलास केमिस्ट्रियोलॉजी पर। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और इसका सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर की मैं 2 वीडियोस शेयर करूंगी। आज का हम कर रहे हैं वीडियो नंबर 1 जो है, इसमें पार्ट 1 वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवणों की परिभाषा के बारे में, इनके उदाहरण देखेंगे, इनके गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्लों के गुण। अम्लों को हम एसिड्स भी बोलते हैं। तो अम्लों के गुणों में सबसे पहला पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू, संतरा, इमली, इन सब चीजों को हम खाते हैं, घरों में उपयोग करते हैं और हमें पता है कि इनका स्वाद खट्टा होता है और इनके खट्टे स्वाद का कारण है कि इनमें अम्ल उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसको हम घर पे एक बहुत ही सिंपल प्रयोग द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए हमने नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और उसमें नीले लिटमस पत्र को डाल दिया, डुबो दिया, तो हम देखेंगे कि जो नीला लिटमस है वो लाल हो जाएगा, क्योंकि नींबू के अंदर अम्ल उपस्थित है और वही अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका जो गुण है वो है, अम्लों में H+ आयन होते हैं। अम्लों के अंदर H+ आयन का होना, अर्थात अगर हम किसी भी अम्ल को जलीय विलयन में डालेंगे, हम किसी भी अम्ल को जल में डालकर उसका एक विलयन तैयार कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो अम्ल हैं वो H+ आयन उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरण से देखते हैं हम। मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा है HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है AQ। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एक्वस की। एक्वस शब्द का अर्थ होता है जिसका जल में घोल तैयार किया जाता है। मतलब HCl को जल में डालने से उसका एक विलयन तैयार हो गया, उसको प्रदर्शित करते हैं हम एक्वस से जल की उपस्थिति को। तो इस HCl के जलीय विलयन को हम देखेंगे कि जब ये H+ और Cl- दो अलग अलग आयनों में ये टूट रहा है, तो H+ आयन, H यहाँ था, ये Cl है, तो H+ आयन ये दे रहा है, तो वो किसकी पहचान हुई? अम्ल की, क्योंकि अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और दूसरा इसके साथ जो भी एक ऋण आयन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अम्ल जो है वो जल के घोल के अंदर, जलीय विलयन के अंदर H+ आयन जो है वो उत्पन्न करेंगे। इसे आयनीकरण भी कहा जाता है, अर्थात जब भी कोई पदार्थ आयनों में टूट जाता है तो उसे आयनीकरण भी कहा जाता है। कुछ और उदाहरण अम्लों में आप देखिए। HCl का उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। HNO3, इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी अम्लों में आते हैं। जल की अनुपस्थिति में H+ आयन अलग नहीं होते, अर्थात अगर हम अम्ल को जल में मिलाते हैं, विलयन तैयार करते हैं, तभी वो H+ आयन में टूटेगा, अदरवाइज उसमें H+ आयन अलग नहीं होंगे, वो साथ में जुड़े रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। मान लीजिए हमने धातु ली यहाँ पे जिंक और अम्ल लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बनेगा जिंक सल्फेट, एक तो ये पदार्थ बना, और यहाँ पे जो गैस उत्पन्न हो रही है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो सभी धातुएं अम्लों से जब अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये सभी पॉइंट्स आपका इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी में भी आएंगे, तो इसीलिए आपने इन सभी गुणों को ध्यान से सुनना है। अगला है प्रबल अम्ल। अम्लों के 2 अलग अलग प्रकार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और इसके विपरीत दुर्बल अम्ल जिसको हम वीक एसिड बोलते हैं। तो अगर आप प्रबल अम्ल की परिभाषा समझ लेंगे तो आपको दुर्बल अम्ल की परिभाषा समझ आ जाएगी। तो चलिए, क्या है? जब अम्ल जलीय विलयन में
पूरी तरह से टूटकर H+ तथा दूसरा ऋणात्मक आयन उत्पन्न करता है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा कि जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, तो प्रबल अम्ल क्या हो जाते हैं कि जब वो पूरी तरह से टूटता है, एसिड का पूरी तरह से वियोजन होना, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल। तो ये उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और जो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी जो हैं वो प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके विपरीत दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा? जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, टूटते तो हैं परंतु पूरी तरह से नहीं टूटते, तो वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। उदाहरण है इसका एसिटिक अम्ल, सूत्र CH3COOH। एसिटिक अम्ल का ही दूसरा नाम है सिरका, और ये सभी ने आपने सुना होगा, सिरका जिसका कि हम घरों में भी उपयोग करते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। अगला देखिए, दो फिर से अलग अलग प्रकार मैं आपको अम्लों में समझा रही हूं, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होगा? जिन अम्लों में जल की मात्रा या तो अनुपस्थित होगी या न के बराबर, अर्थात अम्ल जो भी हमने लिया उसको उसी तरह प्योर फॉर्म में हमने मान लो किसी अभिक्रिया में यूज कर लिया, या तो हम उसमें जल बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रहे हैं, और अगर है तो उसमें न के बराबर है जल की मात्रा, तो वो जो हो जाता है वो सांद्र अम्ल होता है, जिसमें जल जो है वो एब्सेंट हो, जल की मात्रा न के बराबर हो। और इसके विपरीत तनु अम्ल किसको बोलते हैं? जिनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, अर्थात जब हम अम्लों में जल अधिक मात्रा में मिला देते हैं तो उससे उसकी सांद्रता कम होती जाएगी और उसको बोलेंगे हम तनु अम्ल। तो चलिए, इसके बाद मैं आपको इसके बहुत ही दो इंटरेस्टिंग फैक्ट समझा रही हूं। अभी जो मैंने बोला कि जल का मिलाना, तनुकृत करना उसको बोलते हैं हम, तो तनुकृत करते समय जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, नोट करिए, जल में अम्ल को मिलाना, ना कि अम्ल में जल को। पहले हमने बीकर में जल लेना है, उसके बाद ऊपर से अम्ल को धीरे धीरे मिलाना है, एकदम से भी नहीं मिलाना। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। अम्ल और जल को मिलाने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है इसमें। तो अगर हम मान लीजिए एकदम से उसको ऐड करेंगे तो हो सकता है इतनी अधिक ऊष्मा से वो जो कांच का बीकर या जो भी पात्र हमने लिया है वो टूट भी सकता है। तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। चलिए, वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे पेट में भी HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में भी अम्ल होता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या काम करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। यही जो अम्ल हमारे पेट में है ये भोजन को पचाने में हमारी सहायता करेगा। दूसरी बात, अगर पेट में अम्ल की अधिकता हो जाए, समटाइम्स हम कई बार देखते हैं ना कि एसिडिटी की समस्या हो जाती है, हम कहते हैं कि एसिड बन गया, पेट में एसिडिटी होगी, तो उसका मतलब क्या है कि पेट में अम्ल की अधिकता होगी। तो कई बार कुछ खराब खान पान की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है, तो वो एसिडिटी या जो अपच की समस्या है वो अम्ल की अधिकता के कारण हुई है। तो इसको दूर करना है, तो क्या करेंगे? इसे दूर करने के लिए कोई क्षारीय प्रकृति की दवा लेनी चाहिए, अर्थात अम्ल का प्रभाव जो कम करे। दवा ऐसी लेनी चाहिए कि जो उस अम्ल के, अधिक अम्ल बन गया उसके प्रभाव को कम कर दे। तो वो कौन कर सकता है? जिस दवा की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी, क्योंकि जो क्षार होते हैं वही अम्ल के प्रभाव को क्या करते हैं? कम करते हैं। और उसी क्षारीय प्रकृति की दवा के लिए ही यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, जो आपके अध्याय में आप देखेंगे कि आपको ये शब्द जो है वो मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। इसे हम बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड का मतलब ही क्या है? जो एसिड के प्रभाव को कम कर रहे हैं। तो ये थे अम्लों के गुण। अब हम पढ़ते हैं क्षारकों के गुण। क्षारक जिसको हम बेस भी बोलते हैं, तो इसमें देखिए, सबसे पहला, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अब अम्ल में जो था वो नीले लिटमस को लाल कर रहे थे अम्ल, और यहाँ उसका उल्टा है।
लाल लिटमस को नीला कर देंगे। एक और पॉइंट है, हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। जो क्षारक हैं हल्दी के पीले रंग को वो भूरे लाल में बदल देंगे। तो इसको भी हम घर पे प्रयोग द्वारा करके देख सकते हैं। जैसे हमने लिया साबुन का घोल, साबुन का घोल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो इसमें लाल लिटमस डुबो के देखेंगे तो वो नीला हो जाएगा। और दूसरा, अगर हम मान लीजिए किसी कपड़े पर हल्दी के रंग का कोई निशान है, हल्दी लगी हुई है, तो उसके ऊपर अगर हम उस साबुन के घोल को डाल देंगे तो हम देखेंगे कि वो रंग पीले से क्या बन जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा। अगला गुण, क्षारकों में भी आयन होते हैं। जैसे अम्लों में H+ आयन थे, वैसे ही क्षारकों में OH- आयन होते हैं। ये माइनस मतलब यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश है। हाइड्रोक्साइड आयन भी इनको बोला जाता है। तो इसी प्रकार जो क्षारक हैं वो भी जलीय विलयन के अंदर OH- आयन उत्पन्न करेंगे। अन्यथा अगर जलीय विलयन में नहीं डाला हमने तो वो नहीं उत्पन्न करेंगे, क्योंकि तब वो आयन जुड़े रहते हैं और जल के अंदर जब हम उसको घोल देते हैं तो फिर वो आयनों में टूट जाते हैं। क्षारकों के उदाहरण देखिए, NaOH और दूसरा मैंने लिखा KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अब इसका जलीय विलयन लिया, एक्वस मीडियम लिया हमने, NaOH को जल में घोल के विलयन तैयार कर लिया, तो क्या देखा कि इसमें आयन अलग अलग हो रहे हैं। तो एक तो इसमें धन आयन Na+ बनेगा और दूसरा इसमें उत्पन्न होंगे OH- आयन, जो किसकी पहचान है कि ये क्षारक है। चलिए, उसी प्रकार यहाँ पे भी इसकी दो टाइप्स आगे हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक हो जाएंगे जो पूरी तरह से टूटेंगे आयनों में, जैसे कि NaOH है, यहाँ पे देखा आपने। दुर्बल क्षारक वो हो जाएंगे जो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेंगे, और इसका उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोलते हैं इसको NH4OH। तो ये थे क्षारकों के गुण। अब हम पढ़ते हैं लवण। लवण क्या होते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए, अम्ल और क्षारकों को मिलाने से, परस्पर मिलाने से लवण और जल बनते हैं। हमने अम्ल लिया, क्षारक लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, फिर अभिक्रिया होगी और उससे बनेंगे क्या, लवण और जल। तो इसका उदाहरण देखिए आप, अम्ल में मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की अभिक्रिया से यहाँ पे बना NaCl जो कि लवण है और साथ में बना जल। NaCl को लवण भी बोलते हैं हम, और इसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं, जिसका हम घरों में यूज करते हैं। अब जो लवण है वो अम्ल और क्षारक को मिलाने से बना, तो इसका मतलब ना तो अब ये अम्लीय रहा ना ही ये क्षारकीय रहा, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन। तो उदासीन शब्द का मतलब ही क्या है कि ना तो अम्लीय व्यवहार है उसका, ना ही क्षारीय है, तो फिर वो उसको हम बोलते हैं उदासीन। इसी अभिक्रिया को जो हमने यहाँ पे बनाया, लवण और जल जिसमें बन रहे हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये आपका अभ्यास में क्वेश्चन भी है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हुई, जिसमें लवण और जल बनते हैं। क्योंकि लवण की प्रकृति उदासीन होती है तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में मैंने कुछ अम्लों के उदाहरण लिखे हैं। दैनिक जीवन में ऐसी चीजें हम प्रयोग में लाते हैं तो हमें एज अ नॉलेज पता होना चाहिए, सामान्य ज्ञान में हमारी वृद्धि होती है इससे कि उन चीजों में कौन कौन से अम्ल होते हैं। सबसे पहला, संतरा और नींबू, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, खट्टे दूध में भी और दही में लैक्टिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। और लास्ट मैंने लिखा है चींटी का डंक, उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा जहरीला जानवर हमें, कोई चींटी या कुछ मच्छर वगैरह इस टाइप से हमें काट जाता है, हमें उस स्थान पे जलन अनुभव होती है ना, जहाँ पे वो डंक मारता है। तो उसका कारण यही है क्योंकि उसके डंक में अम्ल उपस्थित होता है और उस अम्ल का हमारा जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वहां पे रिएक्शन हो जाता है, जिससे हमें जलन महसूस होती है या दर्द अनुभव होता है। तो चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। सो स्टूडेंट्स,
आई होप आज के इस वीडियो से आपको पार्ट 1 जो मैंने शेयर किया है, इससे आपको अम्ल, क्षारकों और लवणों के गुणों के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। तो नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, उसको मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।